मैं भिखारन थी और भीख मांगने का काम करती थी। मेरी छोटी बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जो कोई भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। एक दिन जब मेरी छोटी बेटी भीख मांगने का काम कर रही थी तो अचानक से एक बड़ी सी गाड़ी में एक हट्टा खट्टा आदमी आया और मेरी बेटी को पकड़कर अपने गाड़ी में बैठाकर साथ ले जाने लगा। लेकिन तब तक मैं वहां पर पहुंच गई और उस आदमी से अपनी बेटी को बचाने लगी। लेकिन वह आदमी बहुत ही ताकतवर था और इस बार उसने मेरी बेटी के साथ साथ मुझे भी। आज जब मैं भीख मांगने के लिए आई तो मैं उसे भी अपने साथ ले आई। और यह दूसरा दिन था जब मैं उसे अपने साथ बाजार के बीच चौराहे पर भीख मंगवाने के लिए लेकर आई थी। अब ये थोड़ा थोड़ा समझ रही थी और कुछ कुछ बोलने भी लगी थी। पहले मैं इसे अपने साथ नहीं लाती थी बल्कि अपनी बड़ी बेटी के साथ घर पर ही छोड़ देती थी ताकि वह छोटी सी बच्ची का ख्याल रख सके। लेकिन अब जब यह थोड़ी समझदार हुई तब मैं इसे अपने साथ भीख मंगवाने के लिए ले आई। यह जब से समझदार हुई थी मैंने इसे अपने साथ लाना शुरू कर दिया था। कल की तरह आज भी मैंने उसे कटोरा देकर बीच चौराहे के स्टॉप पर खड़ा कर दिया। उसे थोड़ा झिझक महसूस हो रही थी। शायद उसे यह काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। वह मुझसे लिपटने की कोशिश कर रही थी और मेरे से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाह रही थी। लेकिन मैंने अपने आप को कठोर किया और उसे खुद से अलग किया क्योंकि मैं चाहती थी वह भी इस काम में निपुण हो जाए। इसलिए अब मैंने थोड़ा बनावटी गुस्सा उसे दिखाया और कहा, बेटा मैं भी यहीं पर ही हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। तुम चुपचाप से यहाँ पर खड़ी रहो और आने जाने वाले यात्रियों के सामने सिर्फ अपना कटोरा आगे कर देना, काम हो जाएगा। यह कहकर मैं खुद उससे थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ मेरी बड़ी बेटी कमली मुझसे थोड़ी दूर गाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांग रही थी। मेरी नजर दोनों बच्चियों पर थी लेकिन सबसे अधिक नजर मेरी छोटी बेटी तारा पर थी। फिर कुछ देर तक मैं अपनी छोटी बेटी तारा को देखती रही। वह रुकी हुई गाड़ियों के करीब जाकर मासूमियत से कटोरा आगे करती और लोग कुछ ना कुछ पैसे उसके कटोरी में डाल देते। सब कुछ ठीक था तभी एक काले रंग की बड़ी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। यह वही गाड़ी थी जो कल भी आकर उसके पास थोड़ी देर रुकी थी और आज भी वही गाड़ी फिर तारा के करीब आकर रुक गई, जो वाकई हैरान करने वाला था। मेरी नजर पूरी तरह से तारा पर उस काली गाड़ी पर टिकी हुई थी। तारा की चमकदार रंगत देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसके सुर्ख गोल मटोल गाल, भूरी सी आंखें और छोटे छोटे करली बाल उसे और मासूम बना रहे थे। हो सकता है कोई अमीर शख्स उसकी मासूमियत से प्रभावित होकर बार बार उसकी तरफ देख रहा हो। मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और जैसे मैं गाड़ी के करीब पहुंची, गाड़ी के अंदर मौजूद आदमी ने तारा का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी के अंदर बैठा लिया। मैं जल्दी से भागते हुए गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंची और उस आदमी को कहने लगी, यह क्या कर रहे हैं साहब? तेज कदमों से आने के कारण मेरी सांसें फूली हुई थी और मेरी आवाज बहुत ही तेज थी। मेरी बात सुनकर वह आदमी मेरी तरफ देखने लगा लेकिन अभी भी उसकी नजर तारा पर ही टिकी हुई थी। यह देखकर मैं एकदम हैरत भरी नजरों से उस शख्स को देख रही थी। मेरी दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई क्योंकि उस शख्स की बड़ी बड़ी और भूरी भूरी आंखें मुझे कहीं कुछ खो देने का एहसास दिला रही थी। काश मैं उस दिन तारा को लेकर नहीं जाती क्योंकि उस रोज जो कुछ हुआ और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वह किसी को भी डरा सकता था। आज से 4 साल पहले की घटना आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। उस दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मेरी बेटी कमली उस वक्त 3 साल की थी। मेरे पति का देहांत पूरे 2 साल का हो चुका था। वैसे तो मेरा काम ही था भीख मांगना, क्योंकि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी भीख मांगने का काम ही करते चले आ रहे थे। लेकिन जब मेरे पति जिंदा थे तो मुझे इतनी परेशानियों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा था जितना उसके जाने के बाद मुझे करना पड़ा। मेरे पति के जाने के बाद अब मैं और मेरी बेटी कमली अकेले ही रह गए थे। मैं पूरे दिन कमली को साथ लिए भीख मांगती रहती थी ताकि अपना और अपनी बच्ची का पेट भर सकूं। मैं जवान थी और मेरे पति के जाने के बाद मेरी बूढ़ी माँ ने भी बहुत ही कोशिश की कि मैं दोबारा से शादी कर लूं। लेकिन अगर मुझे यकीन हो जाता कि मैं जिससे शादी करूंगी वह मुझे इज्जत से घर में बैठाकर 2 रोटी खिलाएगा तो मैं शायद ऐसा कर भी लेती। लेकिन जब शादी के बाद भी मुझे भीख मांगकर ही गुजारा करना पड़ेगा तो फिर मैं ऐसे ही बिल्कुल अकेले ठीक हूँ। कम से कम अभी मैं अपनी बच्ची के साथ खुश तो हूँ। शादी के बाद हो सकता था मेरा पति मेरी बच्ची को अपना न समझे और फिर यह जख्म मुझे जिंदगी भर का कोई दर्द ना दे दे। इसलिए मैंने साफ साफ माँ से कह दिया कि मैं अब दोबारा कभी भी शादी नहीं करूंगी और अब मेरी बेटी कमली ही मेरी दुनिया है। मैं कभी कभी कमली को माँ के पास छोड़ देती थी और कभी कभी उसे अपने साथ ले जाती। कई लोग मुझे मजबूर करते थे कि मैं उसके साथ चलूं
और उसके बदले में मुझे कुछ पैसे देंगे। लेकिन मैं इस तरह पर नहीं जाना चाहती थी। भले ही भीख मांगना कोई इज्जतदार काम नहीं था, लेकिन शायद यह हमारा पैसा बन चुका था, या फिर इस काम को करने की हमें आदत हो गई थी। परंतु मैं मन ही मन इस काम को छोड़ना भी चाहती थी, क्योंकि भीख मांगते वक्त जब कुछ लोग कटोरे में कुछ दे देते, या फिर कुछ हमें गंदी नजरों से देखकर झिड़क देते, और यह कहते कि जब देखो जहां पर देखो तुम लोग बिना सोचे समझे कटोरा लेकर पहुंच जाते हो, यह सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। परंतु क्या कर सकती थी, इसके अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता था। दिन दिन भर चौराहे पर सड़कों की दुकानों पर कटोरा फैला फैला कर भीख मांगनी पड़ती, और तब जाकर चंद सिक्के या कुछ नोट उस कटोरे में गिरते थे। हम 10 भाई बहन थे, और जब छोटे थे तो जब कुछ समझते नहीं थे, उसी वक्त पिताजी ने हम सारे भाई बहनों के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया, और सिर्फ इतना ही कहा, जो भी राहगीर तुम्हें दिखे उसके सामने कटोरा कर देना। और फिर हम लोग धीरे धीरे यही करते गए। जो भी हम सारे भाई बहन भीख मांगते, उसी से हम लोग घर चलता था, और रात में भरपेट भोजन मिलता था। जिस दिन भीख नहीं मिलती उस दिन रात में हमें सिर्फ माड़ भात खाकर ही सोना पड़ता था। हमारे खानदान में अक्सर यही होता, बच्चे ज्यादा पैदा होते और फिर वही हमारे लिए रोजगार का जरिया बन जाता। जब मेरी बेटी कमली 4 साल की हुई तो मैं उसे अपने साथ लेकर भीख मांगना सिखाने लगी। उस दिन माँ की तबीयत बेहद खराब थी। मुझे खाने पीने की चीजों के साथ साथ कुछ दवाइयां भी खरीदनी थी, लेकिन पूरा दिन भीख मांगने के बावजूद कटोरे में कुछ सिक्के ही जमा हो पाए थे, जो मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए बिल्कुल ही कम थे। कमली और मैंने अपने सिक्कों को जोड़कर देखा, परंतु पैसे बहुत ही कम थे, और शाम के वक्त मैं इसी उम्मीद में थी कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पैसों से थोड़ी मदद कर दे, ताकि मैं माँ के लिए कम से कम एक वक्त की दवा खरीद सकूं। मेरी माँ टीबी की मरीज थी और बराबर उसे खांसी होते रहती थी। पहले वह भी मेरे साथ भीख मांगने के लिए जाया करती थी, लेकिन जब से उसे बीमारी हुई तब से वह घर में ही रहने लगी। मैं अकेले रहती थी, इसलिए मैंने माँ को अपने पास ही रख लिया। पिताजी कब के हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, और सारे भाई बहन अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गए थे। उस दिन काफी शाम हो जाने के बाद भी मैं घर नहीं गई। इस उम्मीद में थी कि थोड़ा और पैसे जमा कर लूं और माँ की दवाइयाँ साथ में लेकर चलूं। फिर शाम होते होते कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो मैं सारे पैसों को लेकर दवाई स्टोर की तरफ चल पड़ी, ताकि माँ के लिए दवाई जल्द से जल्द ले लूं। ठंड बहुत जोरों पर पड़ रही थी, और दवाई लेकर मैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहती थी। सभी लोग ठंड के कारण अपने अपने घर में थे। सड़कों पर बहुत ही कम आदमी चल रहे थे। अंधेरा भी कहराता जा रहा था। मेरी बेटी कमली ठंड के कारण कांप रही थी। मैंने अपने आंचल का पल्लू उसके सर पर रख दिया था। फिर मैंने जल्दी से स्टोर से माँ की दवाई ली और तेज कदमों के साथ घर की तरफ चल पड़ी। सड़क बहुत ही सुनसान था, और फिर सुनसान अंधेरी रात में मुझे अचानक से एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी, और यह आवाज सुनकर मैं भरी भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। लेकिन उस अंधेरी और कपकपाती रात में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा शायद मेरा यह भ्रम है। फिर मैं आगे बढ़ने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता वह आवाज तेज होने लगी, और अब इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं उस आवाज की दिशा में मुड़ गई। थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे कचरों के ढेर में एक टीन का डब्बा दिखाई दिया। उसी से वह आवाज आ रही थी। मैं ध्यान लगाकर उस आवाज को सुन रही थी। मैंने अपनी बेटी कमली को सड़क पर ही खड़ा कर दिया था, और मैं उस कचरे के ढेर में पड़े डब्बों को ध्यान से देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उस डब्बे के अंदर झांक कर देखा तो आवाज के साथ साथ हल्के हल्के हरकतों ने मेरे दिल में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि उस डब्बे के अंदर एक बच्चा था जिसे किसी ने इस कचरे के ढेर में फेंक दिया था। इस ठंड के मौसम में बच्चा हल्की हल्की आवाज निकाल रहा था। अब उस नन्हे बच्चे को मैंने जल्दी से उठा लिया और फिर कमली का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर सड़क पर एक दुकान के नीचे हल्की रोशनी में जाकर मैंने उस बच्चे को देखा तो मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। वह कंबल में लिपटी हुई एक नन्ही बच्ची थी। उसकी आंखें तारा के समान टिमटिमा रही थी। वह बिल्कुल किसी परी की जैसी दिख रही थी। उस अंधेरी रात में उसका चेहरा दूध के समान चमक रहा था। मैं तो उसे बस देखते ही रह गई। फिर एक पल के लिए मेरे मन में विचार आया कि मेरी जिंदगी तो पहले से ही मुश्किलों से भरी हुई है, कहीं इसे अपनाने के बाद और परेशानियां न बढ़ जाए। लेकिन मैं क्या करती, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती थी। वह अपने नन्हे नन्हे हाथ बार बार मेरे चेहरे के सामने ला रही थी, और मेरे साथ साथ कमली भी उसे बहुत ही हैरत भरी नजरों से देख रही थी। और अब मैंने मन ही मन सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं इस बच्ची को यूं फिर से उस कचरे के ढेर में नहीं छोड़ सकती। अब मैंने उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और जल्दी ही अपने घर की ओर बढ़ गई।
माँ मेरी इंतजार में थी। घर पहुंचते ही मैंने माँ को पुकारा और बच्ची को लेकर उसके पास बैठ गई। माँ मुझे और बच्ची को बहुत ही हैरानी से देख रही थी। फिर माँ कहने लगी, सुहानी, यह बच्ची तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैंने माँ के सवालों का जवाब नहीं दिया और बच्ची की माँ को गोद में रखकर कमली के पुराने निप्पल वाली बोतल को अच्छे से साफ किया और फिर बकरी का दूध गर्म करके बोतल में डालकर बच्ची को पिलाने लगी। वह बेहद भूखी थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी दूध पीने लगी। उसे देखकर अंदाजा हो रहा था वह मुश्किल से 1 दिन की बच्ची होगी। न जाने किसने इस बच्ची को उस कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। फिर मैं सोचने लगी, हो सकता है कि किसी को बेटियों से नफरत हो और जन्म लेते इस बच्ची को यहाँ पर फेंक दिया हो। या फिर यह भी हो सकता था कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ नाजायज रिश्ता रखते हैं और फिर जब वह रिश्ता जमाने के सामने आने के लिए तैयार होता है तो फिर अपने कदम कुकर्मों को छुपाने के लिए ऐसे मासूम निशानियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे उस बच्चे से कोई खास लगाव महसूस नहीं हो रहा था और मुझे भीख मांगने के लिए भी जाना रहता था, क्योंकि वही मेरी रोजी रोटी का धंधा था। अगर मैं 1 दिन भी नहीं जाती तो फिर रात में खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। इसलिए मैंने उसे पूरी तरह माँ के रहमत और देखभाल पर छोड़ दिया। पहले तो माँ उससे परेशान थी और वह चाहती थी कि मैं उसे किसी के हवाले कर दूं, लेकिन जब मैं अपनी जिद पर कायम रही तो माँ को भी हार माननी पड़ी, क्योंकि मैंने माँ को साफ कह दिया था कि मैं इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करूंगी और फिर बाद में मेरा सहारा बनेगी। और तो और अब कमली को भी एक बहन मिल गई है। वह बेहद खूबसूरत थी, इसलिए मैंने उसका नाम तारा रख दिया था। लेकिन कभी कभी मेरे मन में यह भी ख्याल आता था कि ना जाने यह बच्ची कौन होगी, आखिर इसके माता पिता कौन होंगे। आसपास के लोगों को भी मालूम पड़ चुका था मुझे ये बच्ची कहीं मिली थी। वैसे भी हमारी जिंदगी में या फिर किसी और की जिंदगी में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करता था। सभी लोग अपने से ही मतलब रखते थे। सभी इंसान अपने अपने बनाए हुए दायरे में ही सीमित रहते थे और यही वजह थी कि इस बच्चे पर किसी के ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उस सुबह माँ के पास छोड़कर कमली को लेकर भीख मांगने चली जाती और माँ दिन भर जैसे तैसे उसका ख्याल रखती। बकरी के दूध ने उसकी भूख की जरूरत को भी कुछ हद तक कम कर दिया था। इधर उधर से मांग कर मैं उसके लिए कपड़े भी ले आई थी। इसी तरह समय बीतता गया और बच्ची देखते ही देखते 3 महीने की हो गई। लेकिन अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जिससे उसका कोई संबंध हो। मैंने उसका नाम तारा इसलिए रखा था क्योंकि वह देखने में दिन पर दिन सुंदर होते जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था वह किसी दूसरे देश से आई हो। अब वह 1.5 साल की हो गई थी और धीरे धीरे समझदार भी होने लगी थी। वह मुझे अपनी माँ समझती थी, लेकिन फिर भी मुझे उससे कमली जितना गहरा लगाव नहीं था। इसके बावजूद मैं उसका पूरा ध्यान रखती थी। जहां तक संभव होता उसके सभी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती, बस यही सोचकर कि जब वह बड़ी और समझदार हो जाएगी तो शायद मेरी जरूरत को पूरा करने में सक्षम बन जाएगी। इसी तरह दिन गुजरते गए और अब वह बच्ची 1.5 साल की हो गई। अब उसने चलना फिरना भी शुरू कर दिया था। वह देखने में हमसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। जहाँ हमारा रंग सांवला था और हमारे नैना साधारण थे, वहीं वह बच्ची बेहद गोरी थी, भूरे रंग की आंखों वाली थी। उसके हल्के सुनहरे बाल और खूबसूरत नैन नक्श थे। कभी कभी उसे देखकर मुझे डर लगता था कि जिस माहौल में रह रही है वहां अगर वह बड़ी होकर भी इतनी ही खूबसूरत रही तो यह मेरे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब वह 2 साल की हो चुकी थी और इसी बीच माँ की तबीयत भी बहुत ही खराब होती जा रही थी। माँ के दिन अब तेजी से गुजर रहे थे, क्योंकि उसका फेफड़ा पूरी तरह खत्म हो चुका था और सही इलाज न मिलने के कारण उसकी तबीयत बेहद खराब रहने लगी थी। वह पूरी पूरी रात खांसती रहती थी और पूरे दिन बुखार में तपती रहती थी। उन्हें इस हाल में देख मेरा दिल रोता था। मेरा मन चाहता था कि मैं उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन डॉक्टर हमेशा यही जवाब देते कि इनका इलाज किसी बड़े अस्पताल में ही संभव है। उसी समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उन्हें अच्छी दवा दिला सकूं या बड़े अस्पताल में ले जा सकूं। अंदर ही अंदर मुझे यकीन हो चला था कि माँ अब जल्द ही मेरा साथ छोड़ने वाली है, क्योंकि वह दिन पर दिन और ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। और फिर वह रात आ गई। उस रात माँ को तेज बुखार था। मैं पूरी रात उन्हें पट्टियां करती रही जबकि मेरी दोनों बच्चियां सो रही थी। माँ की हालत बहुत ही खराब थी, वह लगातार खांस रही थी। और फिर जब मैंने उसके मुंह से खून की बूंदें गिरती देखी, मेरे दिल टूटने की कगार पर पहुंच गया। माँ को देखकर मेरा दिल तड़प उठा और मैं सोचने लगी, काश मेरे पास इतने पैसे होते, मैं उसके लिए थोड़ी सी दवा ला पाती। वह रात जैसे तैसे गुजरी, लेकिन सुबह होते ही मैं घर से निकल पड़ी। मैंने अपने दोनों बच्ची को माँ के पास छोड़ दिया और कमली से कहा वह माँ का ख्याल रखे। माँ चारपाई पे लेटी हुई थी और मैं सुबह सुबह दवा स्टोर के सामने खड़ी थी, जहाँ से अक्सर माँ के लिए दवा लाती थी।
लेकिन स्टोर अब तक नहीं खुला था और मेरे पास देने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। मैं काफी देर तक इंतजार करती रही। फिर जब स्टोर का मालिक आया, उसने दरवाजा खोला तो मुझे दरवाजे के पास बैठा देखकर वह हैरान रह गया। भीख मांगने जैसी बातें और ताने हमेशा से मेरे लिए आम थी, इसलिए इसकी कोई खास अहमियत नहीं थी मेरे जीवन में। स्टोर खुलते ही मैं जल्दी से उठी और स्टोर के अंदर चली गई। मैंने दवाई की पर्ची आगे बढ़ाई और उस आदमी से मिन्नतें करने लगी। मेरी माँ बहुत ही बीमार है, पूरी रात खांसी और बुखार की वजह से सो नहीं पाई है। कृपया मुझे दवाई दे दो और मेरा नाम उधार खाता में लिख लो। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने हैरत से मेरी ओर देखा। उसकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास था और वह देखने में कठोर स्वभाव का लग रहा था। ऐसे लोगों की नजरों और स्वभाव से हम भली भांति परिचित थे। वह मुंह बनाकर कहने लगा, तुझे सुबह सुबह और कोई काम नहीं मिला जो मेरा वक्त खराब करने के लिए आ गई? चल भाग यहाँ से और भगवान के लिए मेरा दिन खराब मत कर। उसने पर्ची भी उठाकर फेंक दी और मुझे बाहर निकाल दिया। मैं तुरंत उसके कदमों में बैठ गई और गिड़गिड़ाकर बोली, ऐसा मत करो बाबू, मेरी माँ मर जाएगी। अगर मेरे पास 1 रुपया भी होता, मैं तुमसे उधार दवा मांगने नहीं आती। मेरी हालत पर रहम करो, भगवान तुझे और देगा। वह तिरस्कार भरी नजरों से मुझे देखने लगा और बोला, तो फिर भगवान से अपने लिए क्यों नहीं मांगती? सुबह सुबह तुम लोगों के मनहूस चेहरे देखकर हमारी पूरी कमाई खराब हो जाती है। मैंने फिर विनती की, मुझे माँ के लिए 2-3 दिन की दवाइयाँ दे दो। इसके बदले तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मेरी यह बात सुनकर उसने गंदी नजरों से मुझे सर से पांव तक देखा, लेकिन मेरी हालत ऐसी भी नहीं थी कि मैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकती। परंतु कुछ दरिंदे इतने भूखे होते हैं, वह किसी भी हाल में अपनी हवस मिटाने को तैयार रहते हैं। वह घिनौनी हंसी हंसते बोला, अच्छा यह सब भी करती हो? और फिर वह हंसते हुए मेरे पास आकर बैठ गया। इधर उधर देखा और दुकान का शटर छट से नीचे गिरा दिया। यह मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैं अपनी मजबूरी के कारण इस हद तक गिर गई थी। अब तक जीवन में कितनी ही मजबूरियां आई और कितने ही मर्दों ने इस तरह की बातें मुझसे की, लेकिन मैंने कभी भी उन मर्दों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि लोग यही समझते थे कि भीख मांगने वाली औरत उनकी जागीर होती है। वह चाहे तो भीख ना दे, लेकिन सिक्के बढ़ाकर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं थी। बहुत सारी औरतें इस तरह का काम कर भी रही थी, लेकिन मैंने कभी भी पहले इस तरह का काम नहीं किया था। मेरे पति के अलावा आज तक किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। अगर भीख मिलती तो ठीक, नहीं तो मैं खाली हाथ वापस घर लौट आती थी, मगर कभी इस हद तक नहीं गिरी थी। अपनी हवस पूरी करने के बाद वह आदमी मुझे कहने लगा, अगर तुम्हें यही काम करना था तो फिर भीख मांगने का नाटक क्यों किया? मैं उसकी बातों पर खामोश थी। उसे सिर्फ देख रही थी कि जो सिर्फ इस वजह से मुझे दवाई नहीं दे रहा था कि उसके दिन की शुरुआत मुझे देखकर पूरी तरह से खराब हो गई थी। लेकिन अब मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर, मेरे जिस्म के साथ खेलकर अब मुझे दवाइयां देते वक्त उसके दिन बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले थे, क्योंकि उसने मुझे पूरी तरह से इस्तेमाल किया था। मेरे जिस्म पर भूखे दरिंदों की तरह टूट पड़ा था और मेरी इज्जत को पूरी तरह से लूट कर अपनी हवस पूरी कर चुका था। मेरी हालत उस वक्त एक घायल खामोश परिंदे की तरह जैसी थी, जो फड़फड़ा तो रही थी परंतु कुछ कह नहीं पा रही थी। पूरी तरह से लुट जाने के बाद और अपनी हवस पूरी कर लेने के बाद उस आदमी ने मुझे खुशी खुशी 2 दिन की दवाइयां दे दी थी। मैं खामोशी के साथ वह दवाइयां लेकर स्टोर से बाहर निकल गई। हालत ने मुझे इतना चिड़चिड़ा बना दिया था कि अब मेरे अंदर की भरी तसल्ली भी जहर के समान थी। मेरे कदम तेजी से घर की ओर बढ़ रहे थे। मुझे जल्द से जल्द दवा लेकर माँ के पास जाना था। फिर मैं घर पहुंची और दरवाजे पर से ही माँ को आवाज देने लगी, माँ उठ जाओ, यह दवाइयाँ खा लो। 2 दिन की दवाई मिल गई है, अब 2 दिन तो सुकून से गुजर जाएगा। कमली और तारा माँ के पास बैठकर खेल रही थी, लेकिन माँ ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने माँ के मुंह से चादर हटाई और उसकी बंद आंखों को देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। माँ, 1 बार, 2 बार, फिर बार बार मैं माँ को पुकारते जा रही थी, लेकिन शायद माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीख मारकर रोने लगी और उस वक्त मेरे पास दुख मनाने के लिए बहुत सारे कारण थे। मेरी बेबसी का दुख, माँ की मौत का दुख, मेरी इज्जत चले जाने का दुख। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस किस का दुख मनाऊं और किस किस का मातम करूं। फिर जानने वालों की मदद से माँ को दफना दिया गया। माँ हमेशा के लिए चली गई थी और अब मेरी बच्चियां मेरे लिए मुश्किल बन रही थी। कमली बड़ी थी, उसे मैं अपने साथ ले जा सकती थी, लेकिन तारा अभी बहुत ही छोटी थी। जब भी मैं घर से बाहर जाती, दरवाजा बंद कर देती और कमली को समझा देती, कभी भी किसी के कहने पर दरवाजा मत खोलना। मैंने दूर जाकर भीख मांगना भी छोड़ दिया था।
अब मैं अपने घर के आसपास के सड़कों पर ही भीख मांगती और दिन में कई बार आकर बच्चों को देख जाती। माँ के जाने के बाद मेरी मुश्किलें बहुत ही बढ़ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कमली इतनी बड़ी हो गई कि वह तारा का पूरा ख्याल रख पा रही थी। वक्त ने मुझे भी माँ के बिना जीना सिखा दिया था और फिर धीरे धीरे उसका गम भी हल्का होता गया। अब तारा खुलकर बोलने लगी थी। उसने मुझे माँ बोलना शुरू कर दिया था। वह बहुत ही प्यारी थी, इतनी प्यारी कि उसे देखकर ऐसा लगता था वह किसी गोरे देश से आई हो, इसलिए उन्हीं की तरह गोरी और लाल स्वरूप वाली जैसी वह बड़ी हो रही थी। आसपास के लोग उसे नजरें खड़ा कर देखने लगे थे, इसलिए मैंने उसे मैले कुलचे कपड़े पहनाकर रखना शुरू कर दिया ताकि वह कम आकर्षक लगे। और अब फटे हुए कपड़े, मैले कुलचे कपड़े, बिखरे हुए बाल, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। दिन इसी तरह गुजरते गए और अब वक्त के साथ साथ तारा 4 साल की हो गई। वह मेरी सारी बातों को समझ लेती थी। फिर अब मैंने मन ही मन में यह निश्चय कर लिया कि मैं कमली के साथ साथ अब तारा को भी अपने साथ भीख मांगने के लिए ले जाऊंगी। और आज तारा का काम का दूसरा दिन था। मैं उसे अपने साथ बीच बाजार के चौराहे पर लेकर आई थी। पहले दिन स्टॉप पर रुकी हुई गाड़ियों ने उसकी मासूम शक्ल को देखकर उसके कटोरी में काफी पैसे डाल दिए थे। खास करके वह काली रंग की बड़ी सी गाड़ी जो काफी देर तक उसके पास रुकी रही थी। उसने तारा के कटोरे में अच्छी खासी रकम डाली थी। उस शाम मैं बहुत ही खुश हुई और मैंने दोनों बच्चों को खिलौने, उसकी मनपसंद चीजें दिलाई और घर वापस ले आई। और आज दूसरा दिन फिर वही गाड़ी उसके सामने थी। तारा के भीख मांगने की शुरुआत थी, इसलिए मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने देती और लगातार उस पर नजर रखती थी। वह काली रंग की बड़ी सी गाड़ी आज भी उसके पास आकर रुकी। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया, यह वही गाड़ी है जो कल काफी देर तक तारा के पास रुकी थी। न जाने क्यों उस अजनबी को उसके पास देखकर मेरे दिल में शक पैदा होने लगा। मैं जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ी, तभी गाड़ी में बैठा शख्स ने तारा को उठाकर गाड़ी में डाल लिया। मैंने तुरंत उस अजनबी आदमी का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, यह मेरी बेटी है। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, उसकी शक्ल देखकर मैं एकदम से हैरान थी। जिस तरह मैं हैरानी से उसे देख रही थी, ठीक उसी तरह वह भी कभी मुझे तो कभी तारा को देख रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तारा मेरी बेटी है। इससे पहले वह कुछ और कहता, मैंने जल्दी से तारा को खींचकर उससे दूर किया और उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर कहा, वहां से लेकर चली आई। कुछ देर तक वह आदमी हम दोनों को देखता रहा। उसकी गाड़ी भी वहीं पर खड़ी रही, फिर वह वहां से चला गया। लेकिन आज की घटना के बाद मेरा दिल अब एक अनजाना डर से कांपने लगा था। अगले 2 दिन भी इसी तरह गुजर गए, लेकिन फिर दोबारा ना तो मैंने उस गाड़ी को देखा और ना ही आदमी को देखा। और अब मैं अपने आप को पूरी तरह सुकून महसूस कर रही थी। तारा जब भी किसी के सामने भीख मांगने के लिए अपना कटोरा आगे करती, कोई भी उसे मना नहीं करता, बल्कि कुछ पैसे अवश्य ही दे देता। और उस इसकी वजह से तारा की खूबसूरती और मासूमियत थी। मैं नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में हालात कैसे होंगे, लेकिन इस समय मेरी कमाई में तारा और कमली की भीख मांगने की वजह से अच्छा खासा इजाफा हो रहा था। तारा और कमली दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़ चुके थे। तारा मुझे हर वक्त माँ ही कहती थी, शायद वह मुझे अपनी माँ मानती थी। उस रात जब मैं कमली और तारा के साथ बैठकर कुछ काम कर रही थी कि उसी वक्त मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारे आसपास के लोग कभी भी दरवाजे पे दस्तक देकर नहीं आते थे और ना ही हमारे बीच ऐसी कोई रिवाज था। मैं हैरानी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे मैंने दरवाजा खोला, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने वह आदमी खड़ा था जो कि 2 दिन पहले बड़ी सी गाड़ी में बैठकर तारा को जबरदस्ती अपनी गाड़ी पर बैठा रहा था। और आज से सामने देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हैरत भरी नजरों से उसे कहा, साहब आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? उस आदमी ने बड़ी ही शालीनता पूर्वक कहा, मैं घर के अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इससे पहले कि मैं दरवाजा जोर से बंद कर देती, उसने दरवाजे पर हाथ रख दिया। जाने क्यों उसके इरादों को देखकर मेरे दिल एक अनजाना सा डर के कारण बेचैन हो उठा और फिर ना चाहते हुए भी वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मैं बिल्कुल खामोश रही, क्योंकि मुझे अपनी हैसियत पता थी। वह अंदर जाकर चारपाई पर बैठ गया और मैं वहीं पर उसके सामने चुपचाप से खड़ी रही और उसे देखती रही। वो कहने लगा, आज से 4 साल पहले तुम्हें ये बच्ची कूड़ेदान में मिली थी ना, जिसे तुमने पाल पोस कर बड़ा किया, और अब इसे अपने साथ भीख मंगवाने ले जाती हो। उसकी बात मेरे लिए एक जलता हुआ बम के समान था। शायद उस दिन तारा को देखने के बाद वह हमारा पीछा करता रहा और हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली। और यह इसके लिए कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि हमारे अगल बगल रहने वाले सभी परिचित
तारा की सच्चाई से वाकिफ थे। कोई थोड़ी भी पैसों की लालच में आकर उसे सारी जानकारी दे सकता था। अब तुम क्या चाहते हो साहब, और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? ना चाहते हुए मेरी आवाज ऊंची हो गई और मेरे लफ्जों में गुस्सा आ गया। इस बार उस शख्स ने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और मोबाइल पर एक तस्वीर दिखाई। उसे देखते मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या यह वही बच्ची है जो तुम्हें 4 साल पहले मिली थी? मैं बस हैरत से उसके मोबाइल पर मौजूद तस्वीर को देखती रह गई। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह शख्स इतनी जानकारी हासिल कर चुका था। तो बाकी सब पता लगाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ यह बच्ची तारा मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है। उसे खो देने का डर मुझ पर हावी हो चुका था। मैं घबराकर उसके कदमों में बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी। मैंने उसे कहा, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मेरी बेटी को मुझसे जुदा मत करो। वह मुझे हैरत से देखता रहा और उसकी आंखें भीगने लगी। फिर वह कहने लगा, आज से लगभग 6 साल पहले मैंने उस लड़की से शादी की थी जिसे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। जब वह गर्भवती थी तब हालात ठीक न होने के कारण मुझे विदेश जाना पड़ा। मैं उसे अपनी माँ के पास छोड़कर विदेश गया था। हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे जब तक उसकी डिलीवरी का समय नहीं आया था। लेकिन मेरी माँ मेरी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। इधर विदेश में अधिक से अधिक पैसे कमाने के लोभ में मैं अपनी बीवी से बेखबर होता चला गया। फिर एक दिन मुझे घर से फोन आया और बताया गया कि भगवान ने मुझे बेटी से नवाजा है। साथ ही मुझे बेटी की तस्वीर भी भेजी गई, जिसे देखकर मैं उससे मिलने के लिए तड़प उठा। लेकिन उसमें मुझे यह भी बताया गया कि मेरी बीबी की मौत हो गई है और मैं उसकी अंतिम विदाई में भी शामिल नहीं हो सका। इस खबर ने मुझे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। मेरी बीबी के माता पिता और मेरे माता पिता दोनों ही हम दोनों से नाराज थे, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से शादी की थी। इसलिए लगभग 15 दिन के बाद जब मैंने घर पर दोबारा फोन किया और अपनी बेटी के बारे में पूछा, तो मेरी माँ ने दुखी होकर बताया, मेरी बेटी भी अपनी माँ के साथ इस दुनिया से चली गई। यह सुनकर मुझे मेरे दिल को यकीन नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता, वह लोग मुझे मेरी बेटी की मौत की खबर उसी वक्त देते या कम से कम उसकी मौत की तस्वीर मुझे भेजते। फिर मुझे लगा जरूर कुछ गड़बड़ है और जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है। फिर मैंने हर संभव कोशिश की, अपने बच्ची को ढूंढा, लेकिन कहीं भी किसी तरह की कोई भी सच्चाई का पता नहीं चल पाया। फिर करीब 3 महीने बाद मैं जब विदेश से वापस आया और अच्छे से छानबीन शुरू की, तो मुझे अस्पताल से मालूम हुआ कि मेरी बच्ची का निधन नहीं हुआ था और मेरे घर वाले सच्चाई बताने को तैयार नहीं थे। फिर उस दिन से मैंने अपनी बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया और अपने घर वालों से रिश्ता ही खत्म कर लिया। मैंने यहीं पर अपना कारोबार भी शुरू कर लिया है। उस दिन से मैं अपनी बच्ची को ढूंढ रहा था, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। फिर एक दिन स्टॉप पर भीख मांगते हुए इस बच्ची ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि इस बच्ची के चेहरा मेरे पत्नी से बहुत ही मिलती जुलती थी। फिर अगले ही दिन मुझे पता चला कि वह तेरी बेटी नहीं है, लेकिन वह तुझसे बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं थी। तुझमें और इस बच्ची में जमीन आसमान का अंतर था। मैं उसी दिन से छानबीन कर रहा था और आज मुझे सच्चाई का पता चल गया। वह तेरी बेटी नहीं है, बल्कि तूने उसे उठाया था। वह व्यक्ति मुझे सब बता रहा था। मेरी आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। जिस नियत से भी मैंने उस बच्ची को पाला था, आज मुझे एहसास हुआ था मैं उसे कितनी मोहब्बत करती थी। सच्चाई मेरे सामने थी और मुझे इसे स्वीकार करना भी पड़ा। वह मेरी बच्ची थी, लेकिन उस आदमी की मिन्नतें और गुजारिश के बाद आखिरकार उसे मैंने वह बच्ची सौंप दी। मैंने उसकी दी हुई सारी रकम ठुकरा दी थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर वह पुलिस के पास भी चला जाता तब भी वह बच्ची मुझसे छीन सकता था। उस दिन मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। जब वह सोई हुई तारा को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, मेरे दिल तेजी के साथ धड़क रहा था। मैं रोते हुए गाड़ी तक आई और फिर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन मुझे एहसास हो रहा था कि मैं तारा से कितना प्यार करती हूँ। अब तारा हमसे दूर चली गई थी और मेरे जीवन में जैसे अंधकार ने दस्तक दे दिया था। मुझे तारा के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कमली का चेहरा भी मुरझा गया था और वो बार बार मुझसे तारा के बारे में पूछ रही थी। आज तारा को गए हुए 3 दिन हो गए थे। मैं भीख मांगने भी नहीं गई थी। कमली बार बार मुझसे पूछे जा रही थी, तारा कहाँ चली गई, लेकिन मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। अगले दिन अचानक से मुझे अपने दरवाजे पर तारा की मासूम आवाज सुनाई दी। वह माँ कहकर मुझे पुकार रही थी।
यह आवाज सुनने के लिए मैं पिछले 3 दिन से तड़प रही थी और फिर मैं पागलों की तरफ दरवाजे की तरफ दौड़ी और दरवाजे पर खड़ी तारा को देखते ही उसे अपने सीने से लगा लिया। वह भी मुझसे लिपटकर बेहद खुश थी। आज उसका पूरा हुलिया बदला हुआ था। वह किसी नन्ही परी जैसी लग रही थी। उसके साथ उसका पिता खड़ा था जो मुस्कुराकर मेरी ओर देख रहा था। मैंने उसकी ओर देखा तो उसने कहा, मुझे एहसास हो चुका है यह आपके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप मेरे साथ चले। मेरे इनकार के बावजूद वह मुझे अपने साथ ले गए और एक अलग घर में शिफ्ट करवा दिया। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी बड़ी बहन जैसी हूँ और वह सारी जिंदगी मेरे एहसानमंद रहेंगे, क्योंकि मैंने उसकी बच्ची को एक नई जिंदगी दी थी। आज मैं तारा के साथ इज्जत भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। हम इसी घर में सम्मान पूर्वक रहते हैं। तारा और कमली दोनों ही स्कूल जाती हैं और मैं बस घर का काम संभालती हूँ। हमें जरूरत की हर चीजें इसी घर में सहज रूप से मिल जाती है। तारा का पिता कभी कभी उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन एक दिन गुजारने के बाद वह वापस आ जाती है। हालांकि वह अपने पिता से हर रोज मुलाकात करती है। दोस्तों, कुछ एहसान आपकी जिंदगी बदल देते हैं, तो कुछ रिश्ते केवल दिल से जुड़े होते हैं और इस रिश्ते से आप चाहकर भी पूरी तरह अलग नहीं हो सकते हैं। यही जिंदगी की असली हकीकत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। थैंक यू।